आपने एक और बात कही यहाँ पर कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत सारे लोग जो अलग बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको लगता है कि शायद हमारे लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये बात तो है कि हाँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा उसका बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा एज होगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो ट्रेडिंग के अलावा जिनसे मनी अर्न कर सकते हैं? देखो, स्टॉक मार्केट का ना एक बहुत बड़ा गेम है। उसको लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। जो ट्रेडिंग करेगा वो पैसा बनाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसा बनाता है। पैसा बनाने का इंपॉर्टेंट क्या है, लोग बोलते ही गलत है कि पैसा बनाना है। बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे कि एआई आ रहा है और सब लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस देख रहे हैं, तो क्या एक ट्रेडिंग करियर ऑप्शन हो सकता है? और फ्यूचर में एआई के आने के बाद तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है फ्यूचर ईयर्स में? देखो, दो पार्ट हो गए इसमें, एआई और एक करियर ट्रेडिंग में। तो पहले मैं आपको एआई ले लेता हूँ, जो आजकल बहुत जोरों पे बहुत डिमांडिंग है। देखो, एआई आएगा तो ज़रूर आपकी जॉब्स जाएंगी। कि हाउ डू यू अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हेन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट भारत लर्निंग प्रेजेंट संवाद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं स्टॉक वाले भैया। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एपिसोड 3 है, स्मार्ट भारत लर्निंग प्रेजेंट संवाद। तो भैया आप अपना परिचय दीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्टॉक वाले भैया का एक तो जो सफ़र है ना वो 2014 से स्टार्ट हुआ था। मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं पढ़ता रहा कॉमर्स के बारे में, कंपनीज़ के बारे में। तो बट इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट में। नाम तो सुना था, फाइनेंशियल एजुकेशन में थे, और धीरे धीरे बढ़ते रहे आगे कॉलेजेस करते रहे। फिर समझ आया कि कुछ करियर समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में भी हम बिलीव करते हैं। तो उस टाइम पे हमें किसी ने बताया कि 2014 में बोला था कि आप अंकों से खेलो। बोला उन्होंने 2014 में था, बट वो ठीक है, हमने उस टाइम पे उस एज में इग्नोर कर दिया। तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करा किसकी तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ, इन्वेस्टमेंट से। तो मैं 2014 से भी मेरा करियर का स्टार्ट हुआ। 2014 से लेके मैं 2020 तक, बीच में जितना पॉकेट मनी मिलता था, क्योंकि कॉलेज लाइफ में पैसा तो होता नहीं है ना। तो जब पैसा नहीं होता, जब धीरे धीरे आने लगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने लगे। उस दौरान मैंने बहुत सारे काम करे, मतलब मैंने बिजनेस करे, 2 बिजनेस कर लिए। वो फेल हुआ, इंटरेस्ट नहीं आया एक्चुअली। और जॉब्स करी, बैंक में गया, वो भी नहीं अच्छा चला। और फिर उसके बाद मैं मार्केटिंग में गया, वो भी अच्छा नहीं चला। तो फिर 2020 में कोविड आया, जब सब घर बैठ गए, तो आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ रुक गई, है ना। बट क्या हुआ, स्टॉक मार्केट नहीं रुका। और मेरे करियर में क्या, इन्वेस्टमेंट चल रहा था। तो मैंने कहा यार, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो बढ़ रहा है, बाकी सब दुनिया रुक गई। तो मैंने कहा यार, और 2014 में मुझे बोला गया था क्या, कि आपको अंकों से खेलना है। तो मैंने कहा यार, अंकों से खेलने का स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे करते करते मैंने अपना जो करियर है फिर वो स्टॉक मार्केट तरफ शिफ्ट करा। मैंने जो पूरी चीज़ें 2014 से लेकर 20 तक सीखी थी, समझी थी, पढ़ी थी, उसको मैं धीरे धीरे लेके आया प्रैक्टिकली लाइफ में। और फिर मैं 2020 के बाद से एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में आया हूँ। तो इस तरीके से मेरा स्टॉक मार्केट के साथ एक ज़रिया स्टार्ट हुआ था। तो 2014 में हुआ था मेरे टीचर की वजह से, बट होते होते आज वो पैशन में बदल गया है। तो अब वो एक इंटरेस्ट में बदल चुका है। तो जो होता है ना कि आप ढूंढते हो, वो खुद ब खुद पता होता है, बट आप उसके चारों तरफ घूमने के बाद उस तरफ पहुँचते हो। तो मेरे साथ भी वही हुआ, जो आपके डेस्टिनी में होता है आप उस तक पहुँच जाते हो। हाँ, कैसे भी करेंगे वो अपना आपको पहुँचा देते हैं। बाकी 10 काम भी करे मैंने, बट वो इंटरेस्ट नहीं आया जो इसमें गेम, इस फील्ड में आता है, जो इस करियर में आता है। तो आपने एक और बात कही यहाँ पर कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत सारे लोग जो अलग बैकग्राउंड से होते हैं, जो आर्ट से होते हैं या फिर बायोलॉजी से होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद हमारे लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये बात तो है कि हाँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा एज होगा, बट ये भी नहीं है कि जो बाकी बैकग्राउंड से वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है ना, वो सब में आनी ज़रूरी है। उनको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा सभी कमाएंगे। तो सही जगह इन्वेस्ट करना कॉमर्स ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आना चाहिए। वो आपको अपने घर में माँ से भी पता चल जाता है, उन्होंने कौन सा बैकग्राउंड से करा होगा पता नहीं हमको, है ना। बट उनका जो पूरा उनका बजट होता है, आपको A to Z पता होता है कि वो पैसा कहाँ पे कब कैसे यूज़ होना है। तो उसमें कोई पूछता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से थे। हाँ, आप कहीं से भी सीख सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड वाला सीख सकता है। थोड़ा एज रहेगा, बट यस, हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप अगर सही तरीके से आपने सीखने की चाह है तो आप सीख के वो अर्न कर सकते हो जो आप चाहते हो। यस, फॉर श्योर। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो ट्रेडिंग के अलावा जिनसे हम मनी अर्न कर सकते हैं, कि अपने आप को ग्रो कर सकते हैं फील्ड में? क्योंकि जो पैसा आपने बोला कि हर किसी को कमाना है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, स्टॉक मार्केट का ना एक बहुत बड़ा गेम है। उसको लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। जो ट्रेडिंग करेगा वो पैसा बनाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसा बनाता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से लोगों का ना एक तो
नॉलेज नहीं है कि पैसा बनता कैसे है। पैसा बनाने का इंपॉर्टेंट क्या है, लोग बोलते ही गलत है कि पैसा बनाना है। अगर लोग ये बोले ना कि करियर बनाना है, उससे पैसा आता है। पैसे बनाने से क्या होता है, पैसा तो रिक्शा वाला भी बनाता है, मगर वो करियर नहीं होता कोई, है ना। तो आप करियर बनाने की तरफ जाओ। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर स्टॉक मार्केट में, तो 10 से 15 ऐसी जॉब्स हैं जो हाई पेइंग जॉब हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, आपका रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक है, आपके एडवाइज़र्स हैं, तो ये म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स हैं। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट इनमें हाई पेइंग कैपेसिटी है। ये भी स्टॉक मार्केट में ही आते हैं कि ये जो हमें स्टॉक ढूंढ के देते हैं रिसर्चर्स, आपको उनकी अगर एवरेज सैलरी देखेंगे अच्छी कंपनीज़ में, तो कम से कम ऑन एन एवरेज मैं बताऊं आपको 15 से 20 लाख का पैकेज होता है। तो लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इसमें आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये ना सोचें कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बट हम इसको सिर्फ एक छोटे से माइक्रो उसमें देखते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। ये मिथ है किस्म से। ओके, तो जो आपने जो बाकी करियर ऑप्शंस बताए आपने, तो क्या इन जो टॉपिक्स पर हैं आपने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं? हाँ, जैसे कि आपका अपना चैनल है स्टॉक वाले भैया का, तो आपने उस पर ज्ञान दिया हुआ है ऑलरेडी। जो मैंने अपना स्टॉक वाले भैया का पेज बनाया था ना, मैंने किसी भी उस पर्पज से नहीं बनाया था कि लोग मुझे एड्स देंगे, ठीक है, या मुझे लोग पैसे देंगे या कुछ भी। क्या हुआ कि मैं जब सीखने गया ना, तो लोगों ने मुझे लूटा थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, टिप्स के थ्रू। तो मैंने क्या कहा कि यार ऐसे तो पैसा आसानी से बन जाएगा। तो पहले मैंने भी सोचा कि टिप्स में जाऊँ वो देखूँ। फिर एक बार मैंने स्टूडेंट की हेल्प करी दिल से। हाँ, उसने बोला कि सर आपकी वजह से मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अच्छा लगा सर, थैंक यू। मतलब उसने बहुत सारी मुझे दुआएं दी। तो क्या है ना, फिर मैंने उस दिन के बाद से समझ लिया कि जो अब मैं पेज बनाऊँगा ना, वो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर होगा, और वो बताऊँगा जो लोगों को ज़रूरत है। वो मना नहीं करूँगा कि नहीं ये करोगे तो इतना पैसा बनेगा, ये करोगे तो इतना पैसा बनेगा। मैंने बोला कि जो चलता है मार्केट में वो बताओ, वही काम आएगा बस। तो उस पर मैंने अपना पूरा चैनल बना दिया। तो जो मिथ्स हैं आपने उन सबको कवर किया हुआ है, और जो स्टूडेंट के डाउट्स हैं वो क्लियर कर। देखो, जो मिथ है वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो एक का मैं कर सकता हूँ, 2 का कर सकता हूँ, 200 का कर सकता हूँ, बट जब 140 करोड़ की बात आती है ना, वो मिथ बचपन से पैदा होता है, तो उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा जाने में। बट हाँ, अगर आप देखेंगे 2020 के बाद से जो पहले रेशो कम था मार्केट में, अब वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरा क्या है, जो लोगों की लिटरेसी रेट है वो नेट के आने के बाद, जियो आने के बाद बहुत अच्छा हो गया है कि लोगों तक पहुंच पा रहे हैं हम। नहीं तो उससे पहले हम पहुंच ही नहीं पाते थे। हाँ, अभी हम पहुंचने के ज़रिए बढ़ा दिए हैं, तो इस प्रकार से हम काफ़ी हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं और मिथ को दूर ही रखेंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डू यू अप्रोच रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हेन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स? ओके, सो इसका एक बेसिक आंसर है, मैं बहुत ईजिली दे देता हूँ, सारा आपको उसमें निचोड़ मिल जाएगा। हमें एक तो इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर हमारे बाप दादाओं ने, हमारे ग्रैंडफादर ने, हमारे पिताजी ने, और जो हम देख रहे हैं और हमारी जनरेशन ने वो कंपनी के बारे में सुना हो, समझा हो, और वो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ, विप्रो जैसी कंपनीज जो 30 साल से हैं, रिलायंस जैसी कंपनी है ना, जो वेल नोन कंपनीज है ना, आप उनकी तरफ जाओ, आप उनमें ही इन्वेस्ट करो। स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे जब आप एंट्री कर रहे हो, एंटर बैरियर पे आप उनमें इन्वेस्ट करो, वो आपको वहाँ पे होल्ड करेंगी, आपको वहाँ पे टिकने देंगी और आपका पैसा बनने देंगी, ठीक है। तो जो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ लोगों को कि आते ये ना सोचें कि सस्ता माल उठा ले ताकि ज़्यादा मिल जाए और वो बढ़ जाए तो ज़्यादा पैसा बन जाए। नहीं, आप पैसा लाओ 1 लाख से 1,000 बनाने के लिए, और वो आपको अच्छी कंपनीज, तो जो आपको एक मिथ है या जो भी आप एडवाइस की बात कर रहे हैं, तो हम वो किस पे बात करेंगे, जो अच्छी कंपनीज हैं उसी पे लगाना है पैसा, जो हमारे पापा के टाइम पे थी, हमारे टाइम पर है, और हमारे आने वाली जनरेशन के टाइम पर भी रहेंगी। तो जिन कंपनियों के बारे में सुना है हमें उन्हीं पर ही ज़्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा स्टार्टअप वाला पार्ट है, जो नए नए म्यूचुअल फंड्स या ये सारी चीज़ें आ रही हैं हम उनमें ज़्यादा घुसते हैं। तो हमें उन्हीं वाली कंपनी को इन्वेस्ट करना है जो पुरानी, हाँ, स्टार्टिंग फेज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, और जितनी अर्ली एज पे लोगे उतना अच्छा है। और जो ओल्ड एज है जैसे 40-50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सेफ के लिए। तो आपने जब इन्वेस्ट किया तो ऐसा कौन सा आपका फेलियर है या आपकी एकदम बहुत ज़्यादा सक्सेस, या आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? दो एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने पूरा मेरे को इन्वेस्टमेंट की तरफ पूरा बदल दिया।
मैं एक येस बैंक का शेयर है जो एक टाइम पे 400 पे ट्रेड करता था, ठीक है। मैंने उसमें पहले पैसा भी बनाया, बट मैं उस पर इतना अंधाधुन भरोसा करता था कि कभी डूबेगा नहीं। तो मैं उसमें अपना ना पूरा कैपिटल जितना मान लो 30,000 रुपये वो डाला, फिर 30 आया फिर डाला, फिर 30 आया फिर डाला, मतलब जैसे जैसे सैलरी आती थी या पैसा आता था मैं उसमें डालता गया। आज की डेट में वो 400 रुपये का शेयर 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में घूम रहा है। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा सेटबैक था, वो येस बैंक था। उस दिन जिस दिन मुझे येस बैंक में घाटा लगा, तो मैंने एक चीज़ अपने आप से बोल दी कि आज के बाद से जिस भी स्टॉक में मैं एंटर करूँगा, अगर मैंने उसका फंडामेंटल्स नहीं पढ़ा, उसका टेक्निकल्स नहीं पढ़ा, तो मैं इसमें 1 रुपया भी नहीं डालूंगा। और जब तक मुझे पूरा वो एक जो मेरा भाव है, मतलब जो मेरा प्राइस है, वो नहीं मिल जाएगा। अगर लोग 100 पे खरीदना चाहते हैं, अगर वो मुझे 85 में मिल रहा है, अगर वो मिलेगा तो ही मैं पैसा डालूंगा। तो वो मेरी एक ऐसी जर्नी थी, एक ऐसा सेटबैक था जो मेरे को बहुत फेलियर लगा था। और आज उसके बाद से मैंने अगर 10 स्टॉक में से 9 स्टॉक उठाए ना, तो 9 के 9 प्रॉफिट में है। तो अब आप फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, मैं बस एक बार धोखा खाना पड़ता है, वो हर लाइफ में कहीं ना कहीं वो होता ही रहता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो या फिर ऐसी कंपनीज में जॉब करते हैं, तो उनके कोई फ्रेंड होते हैं जो काइंड ऑफ एक्सपर्ट मानते हैं अपने आप को, होते नहीं है क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा फंडामेंटल रीड नहीं करते हैं। हाँ, क्या कोई न्यूज़ रीड कर लेते हैं। तो आप उनको ऐसे कौन से 1 या 2 फंडामेंटल्स के बारे में बताना चाहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में? देखो, अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं ना, उसमें भी बड़े पैरामीटर्स आते हैं। बट अगर मैं आपको बात करूँ कि सिंपल 2-3 चीज़ देखने के लिए क्या देख सकते हो, आप पहले देखो कि कंपनी के पास कितने प्रमोटर के शेयर हैं। अगर प्रमोटर मतलब मालिक कितने शेयर उसको होल्ड करता है। अगर उसके पास 50-60% के शेयर हैं, 40% के शेयर हैं, इसका मतलब वो अपनी कंपनी में भरोसा रखे हुए है। जो कंपनी के मालिक अपनी कंपनी में भरोसा रखा है, तो इसका मतलब आप समझो वो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक होता है पी रेशो। इसको मैं एक सादा भाषा में समझा देता हूँ। क्या कि अगर किसी कंपनी का पी होता है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, अगर वो आपका 40 रुपये है, यानी आप 1 रुपया कमाने के उस कंपनी से उस कंपनी को 40 रुपये दे रहे हो, तो जितना कम होगा वो उसके लिए आपके लिए अच्छा है। इसका कंपनी का 20 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। इन कंपनीज़ को हम मानते हैं कि अच्छी कंपनीज हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, अब एक टाइम पे अडानी जब 4,500 के करीबन ट्रेड कर रहा था, उसका पी रेशो 900 पे था। मतलब आपको अडानी से अगर 1 रुपया कमाना है तो आपको 900 रुपये देने उस कंपनी को। तो ये बात जब मुझे समझ आई कि हाँ, जिसका ज़्यादा पी रेशो होता है वो अच्छी कंपनी नहीं होती, उसके बाद से मैंने पी रेशो पे फोकस करा। और तीसरे और आखिरी, कैश देख लो आप उनके पास कितना है। अगर उनके पास कैश होल्डिंग है, आप भी जानते हो जब हमारे पास कैश होता है तो हम कोई सा भी घर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सौदे में हमें अच्छा पैसा ईजी मिल जाता है। ऐसे ही जब हम कंपनी के पास कैश होता है ना, तो उसको काम करने के लिए ईजी ऑफ गोइंग कह सकते हो, मतलब कंपनी को बहुत थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है कैश में। वो कैश के टाइम पे बहुत रिलैक्स होकर परचेज कर पाती है, अपने जो डिसीजन है बहुत फास्ट ले पाती है। जी। मतलब अगर आपके पास कैश आपके हाथ में है तो आप मतलब आसानी से कोई भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और कम लोन होगा ना, अगर आपके पास कैश हाथ में है, इसका मतलब लोन आप पे ऑलरेडी कम है, तो उस टाइम हमें जाने की बैलेंस शीट में पुणे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी इसके साथ साथ और भी होते हैं, बट ये 2-3 चीज़ अगर आप पकड़ लोगे तो एक आम आदमी आराम से पैसा बना सकता है। तो आप भी इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, स्टॉक वाले भैया के। तो आप भी ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, जो अपन ने आज पी रेशो के बारे में सीखा और कैश के बारे में सीखा, तो आप और ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि AI आ रहा है और सब लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस देख रहे हैं, तो क्या एक ट्रेडिंग करियर ऑप्शन हो सकता है? और फ्यूचर में AI के आने के बाद, यह इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है फ्यूचर ईयर्स में? देखो, 2 पार्ट हो गए इसमें, AI और एक करियर ट्रेडिंग में। तो पहले मैं आपको AI ले लेता हूँ, जो आजकल बहुत ज़ोरों पे बहुत डिमांडिंग है। देखो, AI आएगा तो ज़रूर आपकी जॉब्स जाएंगी, बट एक चीज़ हमेशा समझना चाहिए कि मार्केट ना इमोशंस पे चलता है और AI में इमोशंस नहीं होते। उसमें आपने जो इनपुट्स फिट कर दिए वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। आप अगर आपको AI बहुत हाई लेवल पे मिल रहा है तो बात अलग है, जिसकी शायद 100-200 करोड़ की कीमत होती है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास वो हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल करें, मैनुअली काम करें, और जो AI का सपोर्ट है आपको, वो आराम से जब आपके पास 50-100 करोड़ रुपए हो जाए तब आप AI की तरफ शिफ्ट हो जाना। और जो दूसरा हमारा पार्ट आता है करियर का, जी हाँ, ट्रेडिंग में करियर है। आपको बस क्या करना है, ट्रेडिंग से इनिशियल अमाउंट बनाना है, उसको स्लोली इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाना है।
अगर आप ट्रेडिंग पर ही स्ट्रिक्ट रहेंगे, देखो एक ना एक दिन ट्रेन का पटरी भी उतर जाती है, एक दिन ऐसा आता है कि आपका किसी भी कारण से मूड खराब हो, और मगर उस दिन आपने ट्रेड कर लिया तो वो हो सकता है कि वो दिन आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का आखिरी दिन हो। बट अगर आपने ट्रेडिंग के साथ करियर बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आपने 1 करोड़ रुपये बना लिया, उसमें से 80 लाख इन्वेस्टेड है, और अगर 20 लाख का आपका लॉस भी हो गया तो आपको पता है आपके पास एक बैकअप है, तो आप उस करियर से बाहर कभी नहीं जाओगे। बट अगर आपके पास 1 करोड़ प्रॉफिट का था और 1 करोड़ उसी दिन चला गया, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं था, तो वो करियर वहीं खत्म होने लग जाएगा और इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली जीरो होने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा। तो आपने बोला कि जब हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता तो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस और बोल सकते हैं कि आज मेडिटेशन की हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है ट्रेडिंग से? बिल्कुल है। तो मेडिटेशन नहीं करते क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का गेम है ना, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का गेम है, और लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है, आओ खरीदो माल बेचो और चले जाओ। बट कहते हैं कि जो फाइनेस्ट ऑफ माइंड होते हैं ना, जो स्मार्टेस्ट ऑफ पीपल होते हैं, वो स्टॉक मार्केट के किंग होते हैं, है ना। तो अगर जब उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा एज तो हो गई ना, और मैंने एक बार उनका इंटरव्यू सुना था, तो वो भी योगा को प्रमोट कर रहे थे। जब जिसके पास 1400 करोड़ 1500 करोड़ 2-2000 करोड़ के जिसके पास वैल्यूएशन है, अगर वो कह रहा है कि योगा करो, तो आप और हम तो अभी बस स्टार्टिंग फेज पर हैं, तो हम क्यों ना मेडिटेशन को आगे बढ़ाएं, जो कि हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, जबकि हम जो मोबाइलों से चिपके हुए हैं। तो वो शांति के लिए हमें मेडिटेशन कर सकते हैं, और वो शांति से ही हम स्टेबल माइंड के साथ अगर ट्रेड करने जाएं या कोई भी काम करने जाएं तो उसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है आज के डेट में। तो आप उस इंसान को या उस पर्सन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिसके पास बहुत कम फंड है, या कितना फंड ज़रूरी है इन ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में आने के लिए? देखो पहली बात ना, लोगों को ना एक तो नाम नहीं पता, मैं आपको सही बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग करने आ रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ, है ना, मगर लोगों को अगर मैं पूछूँ ना कि आपको नाम पता है मार्केट का, इस मार्केट का नाम है मनी मार्केट, ओरिजिनल नाम है इसका मनी मार्केट, इसका मतलब पैसों की मार्केट। तो यहाँ पे पैसा तो आपको चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, जिनके पास पैसा कम है, ठीक है, क्या कि जितना वो ज़्यादा सीखने पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग पर, कि मैं आगे को ट्राई करूँ, है ना, उससे बेहतर है कि आप जितना आपके पास पैसा है सीखने का, आप उसको छोटा पैसा है 20,000 है 10,000 है ना, सीखने पे फोकस करो। एक बार आपने 50,000 सीख लिया तो आपके पास इस दुनिया में इतने लोग हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बट उनको एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। आप क्या करते हैं, जब म्यूचुअल फंड पे जा रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं, LIC के पास जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टॉक मार्केट में ही तो इन्वेस्ट करते हैं। बाकी कई जगह पे भी करते हैं, बट हम अभी स्टॉक मार्केट पे ही रहते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जाता है? स्टॉक मार्केट में आता है। LIC का पैसा कहाँ आता है? स्टॉक मार्केट में आता है ना। तो ऑटोमेटिकली लोग इसी मार्केट में आएंगे, बट आपको तो नहीं पता ना कि कैसे लगाना है। छोटे कैपिटल वाले जो नए लोग हैं वो पहले सीखने में फोकस करें, 3-6 महीने इसको एक टारगेट लेके, नहीं मुझे सीखना है, 6 महीने उसको प्रैक्टिस करना है, और फिर देखें अपना जो छोटा छोटा कैपिटल है वो बड़ा बड़ा होने लग जाता है। तो जो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान है जो इन सब की नॉलेज नहीं रखता है या उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना रोज़गार चला रहा है, ठीक है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स में वो कर सकता है क्या? म्यूचुअल फंड सेविंग अकाउंट से ज़्यादा बेटर है, और है तो वो कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते तो हैं करना, मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं इस वाले पॉइंट पे ही। देखो म्यूचुअल फंड सही है क्या है नहीं, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा डिबेट होता है, बट यहाँ यस, अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, आपके पास समय है, और आप अपने बच्चों के हिसाब से सोच रहे हो, तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो उसका रिटर्न आता है वो 20-25 साल के बाद दिखता है, मोटा रिटर्न। बट जो हम कर रहे हैं सेविंग की बात करते हैं, वो आपको इनिशियल अमाउंट इमीडिएट इफेक्ट में मिलता है। आपने कोई भी सेविंग करी है तो आपको अगर कल कोई इमरजेंसी आ गई ना, तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे पैसा निकालने में, तो सेविंग तो कभी भी ख़त्म हो जाएगी। जो म्यूचुअल फंड है ना, वो एक लॉन्ग रन है, मैराथन है, आपको दौड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास समय है, जो कि आजकल की जोमेटो जैसी दुनिया में नहीं है कि तुरंत ऑर्डर चाहिए, तो अगर आपके पास समय है तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सही हैं। तो वो शुरुआत वो 500 रुपये से भी करके और अपना इन्वेस्ट करके पेशेंस रख के वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, जिसके मैं कह रहा हूँ 200 रुपये से बना सकता है, बट उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस, जो आजकल है नहीं। उसी के लिए आपने जो पहले वर्ड बोला था मेडिटेशन, वो उसको लेके आता है, और वो आ गया तो पैसा आ जाता है। तो इस भागती हुई दौड़ती हुई दुनिया में कंटिन्यूस लर्निंग और जो वो एक स्टूडेंट वाला पार्ट है जो आज भी आप में है, आप सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ रेगुलर बेसिस पे और सिखा भी रहे हैं, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखो लाइफ में मैंने हमेशा अपने माँ बाप से एक ही चीज़ सीखी है कि सीखते रहो, आप कितने भी बड़े हो जाओ सीखते रहो।
जब बिल गेट्स कहते हैं कि मैं 7 दिन की छुट्टी लेता हूँ, 10 दिन की छुट्टी लेता हूँ उसे पढ़ने के लिए ताकि न्यू आइडियाज़ आ जाएँ, तो हम किसको एडमायर करते हैं? इन्हीं लोगों को तो एडमायर करते हैं कि पापा बिल गेट्स जैसा बनना है, पापा अंबानी जैसा बनना है। तो ये लोग पढ़ते हैं। एलॉन मस्क की हमने स्टोरी सुनी है, तो कितना पढ़ते हैं हमें पता है। उनके कितने इंटरव्यूज़ आएंगे, वो बोलते हैं कि सीखो, वो कभी नहीं बोलते कमाओ। उन्हें पता है कि अगर आप सीख गए तो पैसा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है, वो तो आता ही रहेगा। बट हम कितनी भी ज़िंदगी में बना लें, कितने भी कोशिश करना, आप अपने आप को कभी उस स्टेज पे ना समझें कि आपको सब आ गया। और हमेशा अगर आप मांगते हुए रहेंगे ना कि नहीं मुझे नहीं आया, मुझे और जानना है, तो यूनिवर्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास भेजती रहेंगी जो आपके लिए ज़रूरत है। तो सीखने पे फोकस हमेशा करिए और ये बोलते रहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ, चाहे कितना भी आता हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीखते रहना है। तो आप स्टूडेंट जो एक 5th क्लास में होता है और एक कॉलेज में होता है, तो उनको लगता है कि हमें सब आता है और आपने बोला कि सीखना चाहिए, तो इस सीखने के लिए वो क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है? मतलब आज के टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपके ऐसे पर्सनल फेवरेट रिसोर्सेज क्या हैं जहाँ से आप सीखते हैं? वो मेरा जो पर्सनल आजकल का जो फेवरेट है वो है माँ बाप और पुराने लोग। क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, बाकी सोशल मीडिया के पेजेस पे नए नए लोग आ गए हैं पैसा देखकर। उससे क्या होता है ना, वो अच्छे हैं देखने के लिए, बट उनकी जो नॉलेज है ना वो किसी को सुनी सुनाई है, और असली पैसा बनता है एक्सपीरियंस से। तो माँ बाप और जो पुराने प्लेयर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे वो कोशिश करूँ कि आप उनके साथ बैठें, उनके बिजनेस जो बिजनेसमैन करते हैं उनसे सीखें कि आपने बिजनेस के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी। माँ बाप से देखें, माँ बाप से मैं अपनी माँ से पूछता हूँ कि आपको मैं अगर 1 लाख रुपए दे दूँ तो आप कैसे कैसे खर्च करोगी? तो वो मुझे जो 2 दिन पहले जो अंदर से आता है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइनेंशियल लिटरेसी, वो माँ बाप अपने आप दे देते हैं। और जो मेरे को अगर कोई धंधे की बात करनी होती है, प्रॉब्लम आता है बिज़नेस की, तो मैं अपने बिज़नेस वाले अंकल जी के पास बैठता हूँ, उनके अंकल के साथ के बताऊँ, अंकल इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप कैसे टैकल करते थे उस टाइम पर और आज वो कैसे टैकल करोगे? तो उनके एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो, लोगों को सर्विस चाहिए, लोगों को आपके पे भरोसा चाहिए, और वो लोग अगर 20-20 साल से बिज़नेस कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को देते हुए आए हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कई कंपनीज ऊपर तो बहुत तेज़ जाती है और उतनी ही तेज़ नीचे आती हैं। तो अगर आपको ऊपर टिकना है ना, तो इन लोगों के साथ ज़रूरी है। और बाकी के लिए यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आजकल तो आपके पास ट्विटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही इंटरनेट का सही इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत सारी नॉलेज बहुत जल्दी मिल जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो आपने जो एक बात कही कि मैं बड़ों से सीखता हूँ या अपने बिजनेस वाले अंकल से सीखता हूँ, तो इससे ही मुझे एक बात याद आ गई। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, तो आपने इस किताब से पर्सनली क्या सीखा है? तो वो रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट जे कियोसाकी की बुक है। अगर मैं उनकी बात करूँ ना, तो वो मेरी सबसे पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी। मतलब जब लोग कहते हैं ना कि बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, तो मैंने वही स्टार्ट करा था सबसे पहले। उसमें ना एक चीज़ बताई गई थी कि एसेट ज़्यादा होना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। बट जब यंग एज की बात आती है ना, तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। पैसा आया, आईफोन आता है, चाहे वो किस्तों पे आ रहा हो। लोगों के पास बाइक हैं, किस्तों पर हैं, जो कार हैं लोन पर है। तो मैंने उसका क्या देखा कि वो प्रॉपर्टीज़ में बहुत इन्वेस्ट करते थे। बट अब हमारी इनकम इतनी बड़ी नहीं हो रही थी कि हम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, तो हमने क्या करा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हमारा खर्चा कैसे आता है उस बुक के थ्रू, कि अगर हमें मान लो गाड़ी खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्कॉर्पियो खरीदी जैसे, तो मैं स्कॉर्पियो की कंपनी से ही पैसा लेता हूँ। कैसे? अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्कॉर्पियो महिंद्रा एंड महिंद्रा में, शेयर में। तो उससे जो मेरा महीने का रिटर्न आता है ना, उससे मेरी EMI चली जाती है। तो मैं बुक से जो मैंने सीखा, मैंने उसको प्रैक्टिकली दूसरे फील्ड में उसको यूज़ कर लिया। बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि उसने रियल एस्टेट से बना दिया तो आप भी रियल एस्टेट में जाके बनाओ। आपकी फील्ड जो है आप उसमें बेटर कर लो। मेरा स्टॉक मार्केट है, तो मैंने स्टॉक मार्केट में महिंद्रा में इन्वेस्ट करा, मैंने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करा। जो पैसा आया वो मैंने उठा के महिंद्रा वालों को ही दे दिया, तो मेरे घर पे मेरी गाड़ी आ गई। क्या बात है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है और इसमें कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? देखो, ट्रेडिंग के ना 2-3 रूप होते हैं। क्या होता है इंट्राडे, मतलब आज खरीदा आज ही बेचा। इसमें हमें 9:15 पे खरीदना पड़ता है, ठीक है, और 3:20 से पहले उस सौदे को काटना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं इंट्राडे, मतलब सुबह बाय और दिन तक ही सेल, सिंपल। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपकी एक्यूरेसी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो आपको आज का पैसा आज ही मिल जाएगा। बट आपको लगता है आपको कि आप जॉब वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, नहीं देख सकते, तो आप इंट्राडे पे तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो आप समझ लीजिए कि आपका लॉस
110% श्योर है। 100% कहते हैं, मैं 110% कहता हूँ कि श्योर है अगर आपने उसको नहीं देखा तो। बट येस, अगर आप उसके दूसरा जो बेस्ट पार्ट होता है जो उस कम समय के लिए होता है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेड, जो 1 या 2 या 3 दिन के लिए हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाते हो और आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, तो वो आपको 2-3 दिन का समय देता है। आपको आज पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल आ सकता है आपका सौदा, 3 दिन बाद आ सकता है सौदा, वो आपके पास टाइम है 1 से 2 हफ्ते का, आराम से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इंट्राडे मेरे ख्याल से उनको करना चाहिए जिनके पास समय है, जो थोड़ी देर के लिए मार्केट को देख सकते हैं, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए तो देखना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इंट्राडे आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करी, स्टॉक मार्केट की बात करी, तो ऐसे कौन से ब्रोकर बेस्ट हैं? जो बहुत सारे ऑप्शन हैं आज हमारे पास, ग्रो है, अप स्टॉक है, ज़ीरोधा है, तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? तो मैं सारे ब्रोकर्स के बारे में तो नहीं बात कर सकता क्योंकि जो मैंने यूज़ नहीं करा उनकी बात नहीं करता। अगर मेरे को बेस्ट की बात करेंगे ना, तो अभी तक की मेरी लाइफ में शेर खान बेस्ट रहा है क्योंकि मैंने उसमें एक भी ग्लिच नहीं फील करा अभी तक। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब वो पर ट्रेड पे ऑर्डर लेता है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक की बात कर रहे हैं, ये 20 रुपये पर लॉट पे काम करते हैं। तो ये सस्ते ब्रोकर होते हैं बट बेस्ट ब्रोकर होते हैं। इसमें क्या है, फिजिकल आपका कोई वो नहीं रहता, अटेंडेंस आपका क्या रहता है, सब ऑनलाइन है। बट अगर टॉप की बात करें तो हाँ, ज़ीरोधा नंबर 1 पे मैं अभी भी रखूँगा। शेर खान डिस्काउंट ब्रोकर में नहीं आता, इसलिए उसको अलग लीग में रखना पड़ता है। अगर डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, जैसे आपने बोला अपस्टॉक, ग्रो, सबसे पहले मैं रखता हूँ ज़ीरोधा को, फिर रखता हूँ मैं एंजल वन को, उसके बाद मैं रखता हूँ बाकी सबको। तो मैं इन तीनों में काम करता हूँ, शेर खान, ज़ीरोधा और एंजल वन। ये 3 मेरे फेवरेट हैं, इनमें ही मैं अपना काम करता हूँ। और यही मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो पुराने ब्रोकर हैं उनमें ही थोड़ा सा स्टिक करके रहें, अच्छा रहेगा। तो आप भी कमेंट में बताना कि आपका कौन सा फेवरेट ब्रोकर है। तो आपने जो बोला कि हमें किताब से इस तरीके से सीखना चाहिए कि वो हमने जीवन में उस तरीके से अप्लाई करें जैसे हमारे जीवन में अप्लाई होता है, तो आप ऐसा करके और ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं ये। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा और थैंक यू सो मच। अरे माय प्लेजर।